जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम लोग 700 हिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ उसको नोट डाउन करते चलें। और लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट करिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग एंशिएंट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के टोटल 700 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो काफी नॉलेजेबल सीरीज है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पूरी फिनिश कर ली है या आप एनसीईआरटी पढ़ते चल रहे हैं तो ये सीरीज भी देखते चलिए। इसमें इतना नॉलेज आपको मिलेगा जितना और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में 91 से लेकर 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियरली दिखाई दे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये लेफ्ट विंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी कि वामपंथी विचारधारा की बात जो है वो कर रहा है। इसके राइज से रिलेटेड, इसके उदय से रिलेटेड, और इवन जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल रहा है उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आइए स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो गाइस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। नेहरू जी ने 1929 के बाद से ही कांग्रेस के अंडर सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के सबसे बड़े मतलब ये समर्थक रहे और मतलब प्रतीक भी बने रहे, यानी कि एक सिंबल रहे। ये देखो क्लियरली लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या सोशलिस्ट विजन जो है वो नेशनल मूवमेंट में जो है वो शामिल किया। बिल्कुल यस, बिल्कुल। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक समाजवादी दृष्टिकोण, सोशलिस्ट विजन जो है वो दिया। राइट। तो ये कब हुआ? 1929 के बाद। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें नेहरू जी ने जो है वो सोशलिज्म को शामिल किया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, बी वाले स्टेटमेंट की, चलो बी के बारे में बात थोड़ी देर से करेंगे, पहले मैं सी के बारे में बताता हूं आपको। 1928 में गाइस, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों ने मिलकर कांग्रेस के अंडर एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सी वाले स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा प्लस सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, और देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना में समाजवादी बदलाव लाना, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो 1928 में बोस साहब और नेहरू साहब ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। अब डी वाले स्टेटमेंट को जो है वो देखो बड़े ध्यान से। तो डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। नेहरू जी एक मार्क्सिस्ट विचारक नहीं थे, पर वो गांधी जी की क्लास हार्मनी की फिलॉसफी से असहमत थे। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इनको आप मार्क्सिस्ट नहीं कहोगे, बट एक्चुअली में जैसे कि गांधी जी जो है वो रिकॉग्नाइज करते थे कि क्लासेस जो है, यस, क्लास अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग जो क्लास है, या फिर मैं और सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो कास्ट, कि गांधी जी ने बोला कि सब हार्मनी, सब शांतिपूर्वक यूनाइटेड रहे। बट नेहरू जी को लगता था, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कई बार लिखा कि गांधी जी शोषकों और शोषितों के बीच के वर्ग संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस को स्वीकार नहीं करते, कि जिनका शोषण हो रहा है, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा। हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो पहले था ना, कि हायर क्लास सप्रेस करती थी लोअर क्लास को, तो नेहरू जी कहते थे कि गांधी जी ये मानते हैं कि इनके बीच में जो है वो असमानता खत्म हो जाए, बट नेहरू जी कहते थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके बीच हार्मनी बनाए रखने की बात जो है वो करते जो थे हालांकि नेहरू जी, बट इसकी सॉरी, इसकी आलोचना करी थी नेहरू जी ने। समझ रहे हो आप? तो दिस इज द पॉइंट। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। देखो, नेहरू जी चाहते थे कि सब क्लास मिलकर रहे,
बट उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि जिन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया है और जो एक्सप्लॉइट हुए हैं, अरे जस्ट लाइक दैट यार, कि आपको किसी ने अगर धोखा दिया है तो एक पल के लिए आप उसको माफ तो कर दोगे, बट दोबारा से उसके साथ आप बॉन्ड्स नहीं बनाओगे, दोबारा से उसके साथ आप घुल मिल नहीं सकते हो, दोबारा से उसके साथ आप पहले जैसा बिहेवियर नहीं रख सकते हो। ऑब्वियसली क्या आप सोचोगे तुम अपनी जिंदगी में अच्छे रहो, हमें अपनी जिंदगी में अच्छा रखो, बट हम साथ नहीं फिर से जैसे पहले थे वैसे नहीं रह पाएंगे, है ना। तो गांधी जी कहते थे कि सब मिल बट के रहे, बट नेहरू जी को पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेहरू जी मार्क्सिस्ट विचारक नहीं थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी नहीं रखते थे, बट यस उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया। जो गांधी जी कहते थे कि क्लासेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होगा, उसको नहीं करना है, हार्मनी रखनी है, तो उसको उन्होंने उसका आलोचना की थी उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। अब बी वाले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो गलत है, जो कि आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखो, नेहरू जी को आर्थिक और समाजवादी सवालों में रुचि सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने से पहले ही हो गई थी। यानी कि इनका जो इंटरेस्ट था नेहरू जी का किस चीज में, इकोनॉमिक्स में, है ना, और सोसाइटी में। तो वो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि बोस साहब आए उसके बाद इनका डेवलप हुआ, पहले से ही था। खासकर यूरोप में उस समय के दौरान, उनके टाइम के दौरान, और 1920 के दशक की शुरुआती दौर में, जब वो लेबर मूवमेंट, मजदूर आंदोलन और रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति से प्रभावित हुए थे, उस समय इनको डेवलप हुआ था ये सब चीजें, जो आप इकोनॉमिक्स में भी जो है वो कई बार जो है वो पढ़ते हैं, नेहरू प्लान के बारे में, राइट। तो उसमें भी ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और वो कहां से उठाया गया, रशियन रेवोल्यूशन से। तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो रूसी क्रांति हुई, तो उस समय इनका इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी की तरफ जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी पॉलिटिकल पार्टनरशिप मतलब को डेवलप किया बहुत बाद में, स्पेशली 1928 के आसपास, जो अभी हमने कुछ समय पहले आज ही के लेक्चर में जो है वो कवर किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा हुआ है बी वाले में कि उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स पर जो है वो डेवलप हुआ जब वो बोस जी के कांटेक्ट में आए, तो नहीं, पहले से ही डेवलप हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट। अब 92 क्वेश्चन की जो है वो हम लोग चर्चा करें। तो ये सवाल जो है वो अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और उसके सिग्निफिकेंस यानी कि उसके महत्व के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट जो है वो देखें, मतलब एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो अशोक के पिलर्स और रॉक इंस्क्रिप्शन यानी कि स्तंभ और शिलालेख महत्वपूर्ण है, पर यह प्रशासन के महत्व की बजाय उसकी कला और ऐतिहासिक स्रोत को दर्शाता है। यस भाई, अशोक के आप पिलर्स देखोगे तो उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि हाँ यार, अशोक के टाइम पीरियड में कितने बेहतरीन आर्टिस्ट थे। तो ये तो आर्ट एंड कल्चर की तरफ चला गया, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या चीज है, बताइए। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। अशोक ने बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद की, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने में मदद की, पर यह उनके एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट या डिफाइनिंग पहलू नहीं है, राइट। भाई उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, मतलब दैट मेक्स नो सेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यह कथन गलत है। क्यों? कि अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को राज्य धर्म, स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। देखो लिखा हुआ है, इन्फ्यूजिंग द आइडिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द कंसेप्ट ऑफ दम और हिज कंसर्न इन मेकिंग बुद्धिज्म द स्टेट रिलीजन, डी वाला, कि ये दोनों को एक साथ जो है वो एक बार लेकर चलना। धम का कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया बुद्धिज्म के थ्रू, यस, सीखे वो। फिर धम का कंसेप्ट जो है वो उन्होंने डेवलप किया कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो पूरे स्टेट के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए, और वो रूल्स रेगुलेशंस आप देखेंगे तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो धम इज डिफरेंट। इसको मैंने दोनों को इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको इसे दोनों को एक साथ लेके नहीं पढ़ना है, यस। तो क्योंकि कई बार लोग जो है वो बुद्धिज्म को धम के साथ रिलेट जो है वो कर देते हैं। धम इज डिफरेंट। धम रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हैं, या फिर आप कह सकते हो कि टू डू लिस्ट है,
कि लोगों को कैसा आचरण रखना है, लोगों को कैसा बिहेवियर रखना है, या फिर और इजी शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये मान के चलो कि कोड ऑफ कंडक्ट, कि लोगों को कैसे रहना है, कैसा आचरण रखना है, ये लिखा है धम्म के अंदर, और ये एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की निशानी है। बट डी में लिखा हुआ है कि इनकी चिंता थी कि बुद्धिज्म को एक स्टेट रिलीजन बनाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो सी और डी में कंफ्यूज ना होना, सी में बिल्कुल क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि जो आइडिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो इंक्लूड किया गया धम्म के तहत। और ये बात बिल्कुल सही है, धम्म में काफी सारे पॉइंट्स थे कि सब लोग मिलकर रहे हैं, कोई हिंसा ना करे, है ना, ऐसी पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि लोगों को कैसे रहना है, तो ये चीज बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल सत्याग्रह के सिद्धांत से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जिसे महात्मा गांधी जी ने प्रमोट जो है वो किया था काफी ज्यादा। तो आइए बात करते हैं हम लोग सत्याग्रह की। तो पहला स्टेटमेंट गाइस क्लियरली इनकरेक्ट है। सत्याग्रह जो है वो मार्क्सिजियन यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित नहीं था। ये क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष और हिंसा, वॉयलेंस को स्वीकार करता है। सत्याग्रह पूरी तरह से अहिंसा, नॉन वॉयलेंस और मॉरल फोर्स पर आधारित था, नैतिक बल पर। क्योंकि मार्क्सिजियन कंसेप्ट की अगर आप बात करेंगे तो मार्क्सिजियन या मार्क्सवादी विचारधारा जो है उसमें वॉयलेंस है, बट सत्याग्रह में क्लियरली अहिंसा की पॉलिसी है, फिलॉसफी है। मॉरल फोर्स की बात की गई है, नैतिक बल की, कि आप किसी पर फोर्स करें तो वो उसमें नैतिकता झलकनी चाहिए, समझे आप। तो मार्क्सिज्म कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है सत्याग्रह का। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाए जा रहे हैं, दैट मींस कि जब भी आप पढ़ें तो ये सब कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम जो है चर्चा करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो मेन ऑब्जेक्टिव सत्याग्रह का है कि कन्वर्जन ऑफ द अपोनेंट बाय सेल्फ सफरिंग। तो ये कथन सही है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य सेल्फ सफरिंग, आत्म कष्ट, यानी कि खुद जो इंसान कष्ट कर रहा है, अपने ऊपर कष्ट ले रहा है, इसके माध्यम से अपोनेंट यानी कि विरोधी दल को बदलना। कन्वर्जन ऑफ द अपोनेंट, विरोधी, जैसे कि तुम मुझे एक थप्पड़ मारो, वही एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दूंगा। तो आप कष्ट सह रहे हो, बट उससे सामने वाले को लग रहा है कि अरे यार, बात बिल्कुल वैसे ही है। कोई आपके साथ चीट करे, कोई आपको धोखा दे, कोई आपको बुरा बोले, गाली बके, जस्ट लिसन टू इट एंड इग्नोर। उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर फेंक दो और कुछ मत बोलो, चुप, इग्नोर। इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज, एंड शांत रहना इज द बेस्ट रिवेंज इन लाइफ। तो द गेम इज वेरी सिंपल। सत्याग्रह का गेम यही था कि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, मैं सहूंगा, सेल्फ सफरिंग। और जब मैं सहूंगा तो तुम एक टाइम के बाद थक जाओगे। जैसे आप, जब आपको कोई मजाक उड़ाता है और जब आप उसको रिप्लाई करते हो ना, वहां आप गलत हो जाते हो। जब कोई मजाक उड़ाए और उसकी तरफ सिर्फ एक बार देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और बस इग्नोर करो, तो वो व्यक्ति नेक्स्ट टाइम आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट लाइफ का, जो सत्याग्रह से सीखो। थर्ड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट इज अ मींस ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सोल फोर्स ओवर ब्रूट फोर्स। यस, आत्मा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह आत्मबल, सोल फोर्स यानी कि आत्मा का बल की जीत है, ना कि शारीरिक या हिंसक बल, जिसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं हम लोग। कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, शरीर से ताकतवर हो, बट अगर उसकी आत्मा ही उसका साथ नहीं दे रही है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छी पर्सनालिटी, ताकतवर लोग भी जो है नशे के आदी रहते हैं या बदतमीज होते हैं, या जिनको अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वहीं आप देखेंगे एक साधारण सा बिल्कुल पतला दुबला सा व्यक्ति कितना शालीन है, कितना बढ़िया है ना। दिस इज द डिफरेंस कि आत्मा की शुद्धि करना जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यही चीज सत्याग्रह जो है वो सिखाता है, जो कि अगेन अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चारों स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, बट देखो ऑप्शन में जो है आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा सॉरी पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, सॉरी हाँ यस, ऑप्शन में 2, 3, 4 इज करेक्ट, क्योंकि मार्क्सियन मैंने बताया था ना आपको कि मार्क्स के कंसेप्ट के ऊपर आधारित नहीं है ये, क्योंकि मार्क्स का कंसेप्ट वॉयलेंस बताता है और ये नॉन वॉयलेंस है। चलो चौथा स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको। तो सत्याग्रही खुद से चूज करते हैं सेल्फ सफरिंग। देखो इट इन्वॉल्व सेल्फ चूज इन सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशन फॉर द रजिस्टर्स, यानी कि जो लोग रजिस्टर करते हैं सत्याग्रह के लिए वो खुद से चूज करते हैं कि हाँ भाई हमारी कोई बदनामी करेगा, बेइज्जती करेगा, सह लेंगे, हमारा अपमान कोई करेगा, सह लेंगे। और ऐसा करने के लिए उसे असाधारण आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी और स्ट्रेंथ ऑफ विल की आवश्यकता होती है। जब अंदर से विल है ना, विल पावर स्ट्रांग है कि कोई मुझे कुछ भी बोल ले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू विल विन। तो देखो सत्याग्रह कितनी सारी चीजें सिखाती है, यही चीज तो है, ये कंसेप्ट आप समझ लो एक बार तो आप कभी उस चीज को भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो मेंस का अच्छा आंसर भी बनेगा और प्रीलिम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। आइए 94th क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये सवाल जो है वो मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आए पहले अंग्रेज विलियम हॉकिंस से संबंधित है। तो याद रखना जहांगीर के दरबार में सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट दिया है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लिख लो 1608 से लेकर 1611 के टाइम पीरियड में आया था। पहला अंग्रेज था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। तो जहांगीर के दरबार को विजिट करने वाला पहला इंग्लिशमैन विलियम हॉकिंस या फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। और वो इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का पत्र लेकर आया था, ये पॉइंट भी लिख लो, इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का पत्र लेकर आया था। हालांकि एक व्यापारी था जॉन मिल्डन हॉल, तो 1599 में अकबर के दरबार में वो आया था। एक अलग से भी पॉइंट लिख लेना, एक और अंग्रेजी व्यापारी था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, MILDEN, मिल्डन हॉल, HALL। तो जॉन मिल्डन हॉल जो था एक व्यापारी था, बताया जाता है अकबर के दरबार में आया था, अंग्रेजी व्यापारी। पर ऑफिशियल तौर पर यह आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, इसलिए इसको पहला इंग्लिशमैन कहा जाता है। बट और टेक्निकली जाऊं मैं तो पहला इंग्लिशमैन तो अकबर की दरबार में आ चुका था, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट आपने मेरा वीडियो देख लिया तो अब आपको पता लग गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे 400 मनसब की उपाधि दी थी, ये लिख लो। पहला पॉइंट तो अलग से लिख लो, जहांगीर जो था वो इतना प्रभावित हुआ, देखा कि अरे वाह क्या फटाफट फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है ये व्यक्ति। और ना ही सिर्फ इंग्लिश, हॉकिंस मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज जानता था, काफी नॉलेज था उसको, इसलिए तो अंग्रेजों ने उसे भेजा। भाई आप एसेट होंगे तभी तो आपको भेजा जाएगा, लाइबिलिटी होगे तो कैसे क्यों भेजा जाएगा? कम्युनिकेशन क्वालिटी आपकी अच्छी होना जरूरी है। तो जब जहांगीर के पास जब हॉकिंस आया तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ उससे, और 400 मनसब की उपाधि दी थी उसे, और उसे इंग्लिश खान या फिरंगी खान भी कहते हैं, इंग्लिश खान या फिरंगी खान, ये उपाधि दी थी उसको, ये टाइटल दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि इंग्लिश खान किसको कहते हैं, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब ये सवाल जो है वो मौर्य काल, मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगेन ये वाला, मौर्यन पीरियड के टाइम का। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में नगारिका, नगारिका जो है ये बेसिकली सिटी के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। नगारिका या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं पूर्व मुख्य सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला व्यक्ति नगारिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है गाइस।
दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट का इस गलत है। द टर्म जो है वो भागदा लिखा है ना इसमें, भागदा, टर्म भागदा डिनोट्स लैंड रेवेन्यू विच वॉज 1/3 ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। नहीं गाइस, 1/6 था मौर्य काल में। अब देखो, पहले भाग इसको बोलते हैं, पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, ये भागदा जो लिखा है इसको भाग बोलते हैं। भाग मतलब एक हिस्सा। तो शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि लैंड रेवेन्यू, जमीन का जो, जमीन से जो भी कलेक्शन होगा, जो भी पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जैसे कि फसल। तो जमीन से क्या निकल रही है? फसल निकल रही है, और वो फसल जो है वो रेवेन्यू है। उसका एक हिस्सा किसके पास जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, राजा के पास जाएगा। तो मौर्य काल में समानतः जो भूमि राजस्व जो था, ये जो लैंड रेवेन्यू जो था, ये 1/6 होता था, ना कि 1/3। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 1/6 है। हालांकि कुछ क्षेत्र में या अगर विशेष परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता था कि ये चेंज कर देते थे ये लोग, बट एक्चुअल में जो एवरेज था कि भाई जो चीज वसूलनी है वो 1/6 वसूलनी है, ना कि 1/3। ठीक है, तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी जो है वो रखिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बड़ा देखो क्रिप्टो बुद्धिस्ट लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट सही है भाई, शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते थे। आदि शंकराचार्य, इन्होंने 8th सेंचुरी में अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किया। लिख लेना, आदि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी के थे और अद्वैत वेदांत डॉक्ट्रिन को प्रमोट किया था इन्होंने। इनकी डॉक्ट्रिन थी अद्वैत वेदांत। तो उनकी जो डॉक्ट्रिन थी, फिलॉसफी थी, उसके कुछ क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, विशेषकर मिमिंसा स्कूल के विद्वान प्रचंड बौद्ध क्रिप्टो बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शंकराचार्य का माया का सिद्धांत और संसार की अनित्यता, इस पर जोर, और बौद्ध धर्म के शून्यवाद, और एक और चीज हम लोग को क्षणिकवाद देखने को मिलता है, क्षणिकवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे काफी मिलता जुलता था। तो जो क्रिटिक्स जो थे वो उनको जो है वो कहते थे क्रिप्टो बुद्धिस्ट, क्योंकि मिमेंसा स्कूल के विद्वान जो है ये कहते थे इनको, क्रिटिक्स, आलोचक, इसलिए क्रिप्टो है। तो उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं, आलोचक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना देना। क्रिटिसिज्म जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसे क्रिप्टो बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वैष्णव जन तो तने कहिए, वैष्णव जन तो तने कही जज। तो एक भजन है भाई, ये जो महात्मा गांधी जी का सबसे पसंदीदा भजन था, और ये भजन 15th सेंचुरी के प्रसिद्ध गुजराती कवि और संत नरसिंह मेहता, लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी का फेवरेट भजन और संत नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं भजन वगैरह से रिलेटेड, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अब नेक्स्ट आइए 97th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये मुगल की लिटरेरी वर्क से रिलेटेड है, जो अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि किसने क्या लिखा, है ना। जैसे पहले स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, हालांकि पहला स्टेटमेंट गलत है। अकबरनामा और बादशाहनामा, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मुगल की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है, ऑप्टिकल हिस्टोरियंस का जिक्र कर रहा है। तो देखो यार, अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना, और उसके अलावा बादशाह नामा भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। पर ये बेसिकली ऑफिशियल किताबें हैं, ना कि मुगल की इतिहास की बात कर रही है, मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाली किताब है ये, ना कि मुगल की इतिहास की। लिखा है ना कि मुगल ऑप्टिकल हिस्टोरियंस, तो नहीं है भाई, ये बेसिकली इसका मतलब होता है दरबारी इतिहासकार, है ना। तो ये वैसी किताबें आप कह सकते हो कि रह सकती है, राइट, बट
एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इनका ज्यादा संबंध हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अकबरनामा और बादशाहनामा इंपॉर्टेंट किताब है, पर मुगल ऑप्टिकल हिस्टोरियंस नहीं है, ये ऑफिशियल किताबें हैं, है ना, दरबारी किताबें हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है वो मुगल ऑप्टिकल हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, दो और तीन होना चाहिए इसका आंसर, बट दो और तीन भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कई बार इन्होंने पहले स्टेटमेंट को शायद करेक्ट जो है वो माना होगा, तो क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है भाई, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, राइट। एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं इनकरेक्ट तो नहीं करेक्ट ही पूछा यार। तो अकबरनामा को किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद हो, अबुल फजल के द्वारा लिखा है ना, वाइल अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल हामिद लाहौरी, गलत स्टेटमेंट है। अब अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है ये, बादशाहनामा इसे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। तो इंटरचेंज करते तो दो वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है ना। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखिएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट लिखा है अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, बिल्कुल सही। अकबरनामा का याद रखना पहला भाग जो है ये अकबर के पूर्वजों का इतिहास है। इसका जो दूसरा भाग है इसमें जितने भी इवेंट्स हैं अलग अलग, जैसे रिकॉर्ड बुक्स जो होती है ना कि कब कौन सी घटना हुई, वो लिखी हुई है। और तीसरा भाग जो है इसका आइन ए अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू, है ना, और मतलब जैसे कि उसका पूरा जो एम्पायर है उसकी ज्योग्राफी कितनी बड़ी है एम्पायर की, तो उसकी जानकारी आईने अकबरी में लिखी हुई है। आईने अकबरी स्पेशली अकबर की बात करता है, बट इसका पहला वर्जन अकबर के पूर्वजों की हिस्ट्री की बात करता है, दूसरा वर्जन रिकॉर्ड बुक टाइप का इवेंट्स लिखे हुए हैं उसमें। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लियर। तो देखो अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आपको वैसे दिख नहीं रहे, मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 और 3 जो है वो होना चाहिए, अगर यूपीएससी अगर मार्क करें इन चारों को देखते हो, क्योंकि दो तो बिल्कुल कंप्लीटली इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 होना चाहिए। और बाकी 1 इसलिए भी क्योंकि इन्होंने शायद मुगल हिस्टोरियंस की दो इंपॉर्टेंट किताब ऐसे लिख दी, अकबरनामा एक है और बादशाहनामा एक है। बादशाहनामा याद रखना कि ये बेसिकली शाहजहां की हिस्ट्री का जिक्र है बादशाहनामा के अंदर, राइट, जैसे मैंने अभी आपको जो है बताया था थोड़ी देर पहले। और बादशाहनामा का लेखक भी जो है वो भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है ना। तो ये इसका लेखक सेकंड इसमें लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी, तो बादशाहनामा को जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है ना। शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है इसमें। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही माना होगा, बट अगर मैं होता तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट जो है वो यहां पर मानता। एनीवेज, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस तरीके से भी ऑप्शन देखकर भी अपने आंसर एक्यूरेट मार्क किया करो, इसलिए ऐसी प्रैक्टिस भी आपकी रखी गई है इन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सूफिज्म से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस, सूफिज्म्स वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्ना द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट एडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस। देखो सूफी उलेमा मतलब थियोलॉजियंस, इनके द्वारा अपनाए गए कुरान और सुन्ना की कठोर जो डॉगमेटिक इसमें लिखा है ना, यानी कि कठोर जो डेफिनेशंस हैं और जो स्कोलास्टिक मेथड्स है, स्कोलास्टिक मेथड्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो जो तरीके जो होते हैं कि आपको किस तरीके से रिचुअल्स वगैरह कंडक्ट करने हैं, तो उसके आलोचक थे। ऑब्वियस ही बात है कि सूफिज्म जो है वो क्लियरली कुरान जैसी बातें करता है, उस चीज को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो एक इजी वर्जन था भगवान से कनेक्ट करने का। अगर आपने पढ़ा है तो हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया होगा कि सूफिज्म में भगवान से कनेक्ट करने का इजी मेथड बताया गया है, रिचुअल्स और ये सब चीजें हटा के। ये आपने पढ़ा होगा कि भक्ति मूवमेंट्स के दौरान, है ना, सूफिज्म और ये जो हम भजन वगैरह जो हो रहे थे, कीर्तन वगैरह जो हो रहे थे, है ना, तो ये कहानी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सूफीवाद ने रिचुअल्स यानी कि कर्म कांड और जो धार्मिकता जो होता है ना, रिलीजियोसिटी कि मतलब कितने रिलीजियस हैं आप,
है ना। तो उनकी बजाय इन्होंने बोला कि भाई हम तो इनर डिवोशन पर फोकस करेंगे, कि अभी यहीं पर ही आंख बंद कर ली और भगवान के दर्शन यहां पे भी हो जाएंगे आंख बंद करके, जरूरी नहीं है कहीं जाने की, किसी चीज को फॉलो करने की। तो ये चीज सूफिज्म ने सिखाया, इस पर ज्यादा जोर डाला। ईश्वर के साथ आप पर्सनल एक्सपीरियंस करो, उस पर जोर डाला, ना कि सोशलिस्टिक मेथड्स के ऊपर या फिर ये डॉगमेटिक डेफिनेशंस के ऊपर कि नहीं भाई कठोर डेफिनेशन होगी कि इस तरीके से बैठना, इस तरीके से पूजा करनी। नहीं, नाचते नाचते पूजा करो, बढ़िया ख्वाजा मेरे ख्वाजा है। तो वो चीज सूफिज्म के अंदर थी। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सूफी सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मैंने भी आपको बताया, सूफी कुरान को समझने के लिए आप कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देते थे, कि आप पढ़कर जो चीज समझ रहे हो खुद के लिए वो समझो। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम और पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से ही कुरान का मीनिंग समझा जा सकता है। तो आप खुद पर्सनली चीजों को एक्सपीरियंस करो। दोनों ही इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग वाला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने, लिख लो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में। 1784 लिख लेना। 1784 में विलियम जोन्स ने जो है वो इसकी स्थापना करी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एंग्लो हिंदू कॉलेज की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, एंग्लो हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर, DAVID, डेविड HARE, डेविड हेयर, इनके साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जो बाद में जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था, इसकी स्थापना करी, एंग्लो हिंदू कॉलेज। अब देखो, अब हम बात करें बेथ्यून स्कूल की, तो बेथ्यून स्कूल जो है गाइस, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर, इसकी स्थापना 1849 में JED, बेथ्यून जॉन इलियट ड्रिंक वाटर या बेथ्यून, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए की थी। JED, बेथ्यून, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, इसलिए इसका नाम बेथ्यून पड़ा। फिर चौथा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस, मदन मोहन मालवीय जी का, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस, मदन मोहन मालवीय जी का, 1898 लिख लेना। 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। फिर बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसी कॉलेज के आधार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पहले जो ये बना था सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में, एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, और यहीं पर ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया मदन मोहन मालवीय जी ने। इसलिए मालवीय जी का नाम इससे सबसे ज्यादा जुड़ा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, माउंटबेटन प्लान 1947। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। माउंटबेटन प्लान का मुख्य उद्देश्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के आधार पर ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया के सक्सेसर स्टेट्स को मिल जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। लिखा है ना, sought to effect an early transfer of power on the basis of complete independence to successor state of India. Next, दूसरा स्टेटमेंट गलत है गाइस। क्या ये टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया को सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया एंड पाकिस्तान को? करता था भाई। माउंटबेटन प्लान का आधार ही ये था कि ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियन स्टेट्स इंडिया पाकिस्तान में विभाजित किया जाए, और इस योजना ने अनिवार्य रूप से टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया, क्योंकि इसने सेपरेशन या डिवीजन, विभाजन, इसका रास्ता साफ किया था। कैबिनेट मिशन ने नहीं किया था। आपको याद हो तो कैबिनेट मिशन में इस चीज का जिक्र था कि भाई टू नेशन थ्योरी नहीं करेंगे, यस, बट ये माउंटबेटन जो था वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर आधारित था। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। प्लान ने जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को जो है वो सपोर्ट किया था, माइनॉरिटीज के लिए नहीं। माउंटबेटन योजना का ध्यान मुख्य रूप से
पावर ट्रांसफर करना था, और इसमें कोई कानूनी तौर पर किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, वो सब डिटेल शामिल नहीं थी। इसका तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दी जाए, इंडिया और पाकिस्तान को, बस। तो दैट्स इट गाइस। तो हमने 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा। बट ध्यान रहे कि आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, और इसमें मैं आपको जो है वो 668 पेजेस की जो है वो पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब के 700 क्वेश्चन है, 700 पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोर देन सफिशिएंट है ये।